हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे ऐसे फॉर्मेट को कि कैसे सीएपीएफ में हम लोग ऐसे को लिख सकते हैं जिससे ज़्यादा मार्क्स हम लोग फेच कर सके, है ना, एग्ज़ाम में। तो इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे हम लोग आज, और इसका स्ट्रेटजी, है ना, कैसे ऐसे को एक अच्छे ऐसे को लिखा जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये A to Z पूरा कवरेज होने वाला है। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। इस लेक्चर के बाद पूरा A to Z हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्लियर है? तो चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और कैसे इसको प्रिपेयर करना है, इसका स्ट्रेटजी और इसका प्लान हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसका पैटर्न समझ लेते हैं, मेथड समझ लेते हैं कि कैसा जो CAPF में जो पेपर 2 है उसमें क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का होता है। तो आप लोगों को बोलेंगे कि ऐसे लिखना है, 4 ऐसे लिखने हैं आप लोग को, है ना, 300 वर्ड में, है ना, 300 वर्ड में 4 ऐसे कवर करना है। 6 ऐसे दिया रहेगा टोटल, उसमें से 4 ऐसे यहाँ पे अपने को कवर करना है, जो कि 20 मार्क्स का एक ऐसे हो जाएगा। तो 4 मार्क्स का 4 जो ऐसे लिखोगे उसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएगा। तो अब लोग यहीं पे दिमाग लगा सकते हो कि 80 मार्क्स केवल 4 ऐसे से आ रहे हैं। 4 ऐसे लिखोगे 80 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। पूरे तो नहीं मिलेंगे, है ना, कितना भी अच्छा लिख लो पूरा मार्क्स देते नहीं है। तो हम लोगों को 80 मार्क्स में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाए उतना हमें यहाँ पे ट्राई करना है। क्लियर है? तो 80 मार्क्स पेपर को क्लियर करने के लिए बहुत है ना। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऐसे लिखोगे, 4 ऐसे लिखोगे जो कि 6 ऐसे में से आने वाला है। जैसे कि ये पूरा ऐसे ही है 2024 का। ठीक है, यहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे ऐसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हो, देखो, डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस पहला ऐसे हो गया। ग्लोबल पीस, नेशनल डिफेंस बजट सेकेंड है। ट्राइबल रेसिस्टेंस इन कॉलोनियल रूल, ठीक है। फिर फोर्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस और ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस टाइप के कुछ ऐसे जो 6 ऐसे हैं इसको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉपिक का जनरली जो होता है ना, करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। जितना भी देखोगे यहाँ पे मोस्टली जो है करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। जैसे यहीं पर देख लो, जो डिजिटल इकोनॉमी है स्टैटिक में तो पढ़ेंगे, लेकिन ये करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है ना। अपॉर्चुनिटी, उसका जो चैलेंजेस हैं। सेम ग्लोबल पीस हो गया, नेशनल डिफेंस बजट हो गया, ये करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा है। अब इसको ट्राइबल रेसिस्टेंस, इसको हम लोग क्या स्टैटिक बोल सकते हैं, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसको भी हम लोग स्टैटिक में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया जैसे हैं, ट्राइबल कल्चर इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, जो कि करेंट ओरिएंटेड टॉपिक यहाँ पे हैं। तो देखो, जितना भी मोस्टली जो टॉपिक होता है वो करंट अफेयर बेस्ड ही होता है, करंट अफेयर ओरिएंटेशन होता है। तो जैसे भी अगर प्रिपेयर करोगे तो थोड़ा करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी इशू, जितना भी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, प्रॉब्लम है, वो टॉपिक यहाँ पे ज़्यादा कवर किए जाते हैं। फिर गवर्नेंस के रेस्पेक्ट से, फिर सोशल इशू के रेस्पेक्ट से, मेनली जैसे कि वुमेन इशू, वुमेन सेफ्टी, है ना, वर्क प्लेस वायलेंस, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो वुमेन से रिलेटेड हो, उसको ज़्यादा अधिकतर कवर किए जाते हैं। बाकी और टॉपिक है सोशल में, है ना, बस वुमेन सेफ्टी यही बस टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ेंगे, थीम बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस जो यूट्यूब बैच में पूरा कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं, पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे जो है इसको हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसा मीडियम वहाँ पे चूज़ करोगे वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। क्लियर है? बाकी जितना पोर्शन है ग्रामर का वो तो पूरा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन ऐसे अब प्रीसिस हो गया, चाहे आर्गूमेंट हो गया, पूरे ये सब इंग्लिश में होने वाला है। लेकिन जो ऐसे है यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करोगे उसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे कैरीज सिग्निफिकेंट वेटेज इन टोटल मार्क्स फॉर पेपर 2, है ना। 80 मार्क्स का टोटल 20 मार्क्स हैं, इसमें से 4 ऐसे लिखोगे, मतलब 80 मार्क्स यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, 80 मार्क्स जितना मैक्सिमम हो सके उतना मार्क्स कवर कर सकते, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा मार्क्स फेच करने में और मेरिट में आने में। ठीक है, चलो इसके बाद जो सिलेबस
इसको देखना है जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है। तो देखो सिलेबस इंक्लूड की टॉपिक सच एज अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि यहीं पे एग्जांपल देख सकते हो 2024 में आया हुआ है इम्पोर्टेंस, ये वाला देखो ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। ये सिलेबस से ही तो पूछे गए हैं, यहाँ पे सिलेबस में तो क्लियरली बोला है सिलेबस इंक्लूड की टॉपिक सच एज अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो जो ट्राइबल रेसिस्टेंस हुआ है मॉडर्न रूल में हुआ है, जो ब्रिटिश रूल के उसी टाइम हुआ है, समझ रहे हो। तो इस टाइप से यहाँ पे पूछा गया है विथ ए स्पेसिफिक फोकस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। देख लो ध्यान दो इसमें, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड एज वेल एज जियोग्राफी। एग्जाम्पल यही देख सकते हो, जैसे कि जियोग्राफी से क्वेश्चन बना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जियोग्राफी से रिलेट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी जो है ह्यूमन राइट इशू, जितना भी ह्यूमन राइट इशू हो रहे हैं, एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये तो प्रॉपर ऐसे हैं जो प्रॉपर सिलेबस है जिसे यूपीएससी ने दिया हुआ है ना। क्लियर है, समझ आएगा इसका सिलेबस कि कौन कौन से डायमेंशन अपने को कवर करना है। हिस्ट्री का डायमेंशन है, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे आउटर सिक्योरिटी हो, और एज वेल एज ह्यूमन राइट इशू। ठीक है, तो ये सब समझ आएगा जब एनालाइज करोगे किसको, पीवाईक्यू को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब देखोगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं कौन से थीम बेस्ड, कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पूछे जा रहे हैं, है ना। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अगर बुक लिस्ट का अगर देखोगे तो एज सच ऐसा कोई बुक लिस्ट है नहीं, क्योंकि मोस्टली जो आते हैं वो क्या होता है, करंट ओरिएंटेड होता है। तो इसको कवर करोगे तो अपना खुद का यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। जब तक खुद का कंटेंट नहीं होगा तब तक इसको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, है ना। सपोज आ गया डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी में आ गया ऐसे लिखो करके, तो कहाँ से ऐसे लिखोगे, जब तक अपने पास नोट्स नहीं रहेगा तो कहाँ से ऐसे लिखोगे। तो डिजिटल इकोनॉमी है तो इसके लिए 1 पेज का 2 पेज का अपने पास क्या है, कंटेंट तो होना चाहिए, जिस कंटेंट के बेस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके लिए ऐसा कोई सच बुक नहीं है, आप लोगों को अपने से क्या बनाना पड़ेगा, इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा ये और कैसे समझ आएगा कि कहाँ से नोट्स अपने को बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है पीवाईक्यू। हालांकि हम लोग इसका पूरा पेपर 2 का प्रिपेयर यहीं यूट्यूब में करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर खुद से करना हो तो पीवाईक्यू एक डायरेक्शन देगा कि कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जिससे हाई स्कोर कर सकते हो किसमें, ऐसे राइटिंग में। कैसे, सबसे पहले अपने को राइट टॉपिक जो है वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि 6 से ऐसे दिया रहेगा उसमें से 4 लिखना है। तो वाइजली कैसे चूज़ करोगे कि देखोगे कि क्या ये जो यहाँ पे, एक सेकेंड इधर देखो, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रब कर देते हैं, फिर यहीं पे समझते हैं कैसे टॉपिक अपने को यहाँ पे चूज़ करना है जो जिससे हम लोग ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। देखो जैसे कि अपने पास डिजिटल इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन आया, तो ये देखो डिजिटल इकोनॉमी के रिलेटेड क्या अपने माइंड में कंटेंट है क्या। अगर डिजिटल इकोनॉमी को लिखोगे तो उस इंट्रोडक्शन से पूरा बॉडी से पूरा कंक्लूजन तक लिख सकते हो क्या कि नहीं लिख सकते, सबसे पहले ये ध्यान लाना है। तो अगर डिजिटल इकोनॉमी के रिलेटेड अपने माइंड में जितना भी है जो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इस ऑप्शन को क्या करो, ऑप्ट करो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ग्लोबल पीस आ गया, नेशनल डिफेंस बजट आ गया, है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओ कि अपने माइंड में है, इससे रिलेटेड अगर आए तो लिख सकते हैं क्या मैं इन्हें पढ़ा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है, क्या इस टॉपिक को मैं पढ़ा हूँ। अगर पढ़े रहोगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे लिख पाओगे, है ना। और विदाउट पढ़े अगर लिखोगे तो लिख तो लोगे लेकिन फिर न ठीक से फ्लो बन पाएगा, नहीं ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे मिल पाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको ये देखोगे क्या इसको मैं लिख सकता हूँ और क्या इससे रिलेटेड जो मेरे पास कंटेंट है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखो ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को कुछ कुछ ट्राइबल याद रखना पड़ेगा। अगर याद है तब तो इसको ऑप्ट करो, अगर याद नहीं है तो इसको ऑप्ट मत करो, इसको छोड़ सकते हो, है ना। क्योंकि ट्राइबल रेसिस्टेंस, तो कौन सा ट्राइबल रेसिस्टेंट हुआ, ये स्टैटिक का पार्ट है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो।
अगर ये पता है ट्राइबल रेसिस्टेंस, चाहे बरदोली का हो गया, ऐसे करके कुछ कुछ रेसिस्टेंस है, अगर ये याद है तभी इसको ऑप्ट करो, है ना। क्योंकि विदाउट रेफरेंस इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि बात ही क्लियर बोला है ट्राइबल रेसिस्टेंस। तो ट्राइबल रेसिस्टेंस से रिलेटेड जितना भी ट्राइबल रेसिस्टेंस हुआ है उसको तो लिखोगे ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको ऑप्ट नहीं करोगे तो ही बेटर है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इसको लिख सकते हो क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर आपके पास नोट्स हैं या फिर जियोग्राफी में पढ़े होंगे तो इसको लिख सकते हो तो बेटर है, नहीं तो फिर इसको भी छोड़ सकते हो अगर इससे रिलेटेड अगर नोट्स नहीं है तो, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस और वेरिएंस, ठीक है। तो ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अगर लिख सकते हो तो इसको भी लिख सकते हो, है ना, अगर कंटेंट है तो। फिर ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जितना भी ट्राइबल कल्चर जो बैकवर्ड है एज अ ग्लोबलाइजेशन, तो उसको अपने को यहाँ पे कवर करना है। तो इस तरीके से अपने को वाइजली कोई भी टॉपिक को यहाँ पे चूज़ करना है, कोई भी रैंडम टॉपिक यहाँ पे चूज़ नहीं करना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि मेरिट में आना चाहते हैं ना, जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेडिकेट होके इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मेरिट में आने के लिए एक डेडिकेट प्लानिंग इसका तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे हम लोग वाइजली ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यहाँ से समझ आया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो पहले तो ये समझ गए कि राइट ऑप्शन जो है जिसके बारे में अपने पास सफिशिएंट नॉलेज है ना, जिसमें हम लिखने के लिए कंफर्टेबल हैं, उस ऑप्शन को यहाँ पे पहले चूज़ करना है, ठीक है, समझ गए। चलो अगला देखते हैं कि फॉलो करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मेट को, है ना, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है उसको अपने को फॉलो करना है यहाँ पे। क्योंकि जैसे कि इसका जो स्पेसिमेंट है ना, जो सेम जो एग्ज़ाम में कॉपी दिए जाते हैं जिसमें आंसर राइटिंग करना है, वो टेलीग्राम चैनल में डल चुके हैं, तो उसको एक बार रिफ़र करना, है ना। तो जो एक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट है कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद उसका बॉडी लिखना है जो पैराग्राफ है उसको, उसके बाद उसका क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसको आगे पढ़ेंगे और इसको डेमो के फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसको टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेट है इसको यही याद रखना है, सबसे पहले इंट्रो लिखोगे, उसके बाद बॉडी लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। कैसे लिखना है आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है, समझ आया। फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना डाटा यूज़ करना है, फिर एग्जाम्पल लिखने हैं अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब डाटा कहाँ से लाओगे, जब उसका थीम बेस्ड जब हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ से पूरा डाटा आएगा, उसका स्कीम्स आएगा जो भी न्यूज़ में रहेगा, तो उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हो, उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने को डाटा यूज़ करना है, जो एग्ज़ाम्पल हैं उसको यूज़ करना है, जिससे हम जो बोल रहे हैं अपने आर्गूमेंट में उसको एज अ एविडेंस वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह रख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट रिपोर्ट से लिख सकते हो, स्कीम से लिख सकते हो, कोई फैक्ट्स हो गया जैसे कि नीति आयोग का, NCRB का हो गया, या फिर UN का जो कुछ भी रिपोर्ट हो गया, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यूज़ एग्जाम्पल फ्रॉम करेंट इवेंट्स, हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। अगर हो सके तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसको कोट करोगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे उसका कुछ आर्टिकल हो, तो इसको अगर कोट करते हैं तो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर डाटा दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, देना है किसमें सपोर्ट, जिससे आर्गूमेंट जो है उसमें हम लोग सपोर्टिंग एविडेंस लगा सकें। क्लियर है क्या, इतना कोई डाउट, ठीक है इतना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब भी आंसर राइटिंग करोगे तो एक मेंटेन रखना है न्यूट्रल एंड बैलेंस अप्रोच, एकदम ज़्यादा कहीं पे एक्सट्रीम नहीं जाना है और एकदम ज़्यादा ही नैरो डाउन भी नहीं होना है। ये कैसे पता चलेगा, जैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे वैसे ही ऑटोमेटिक पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कहाँ हम लोग एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं और कहाँ हम लोग ज़्यादा ही कुछ नैरो डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान देना है कि जो ऐसे लिखोगे वो एक मेंटेन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अवॉइड करना है एक्सट्रीम ओपिनियन को, ठीक है, जितना भी एक्सट्रीमली ओपिनियन है उसको यहाँ पे अवॉइड करना है।
और हो सके तो एड्रेस करना है किसका, बोथ प्रो, अगर प्रो दे रहे हो तो उसका कॉन्स भी बताना है। ये नहीं कि पूरा कॉन्स बता रहे हैं उसका प्रो ही नहीं बता रहे हैं, पूरा ऐसे में पूरा निगेटिव साइड ही दे रहे हैं लेकिन पॉजिटिव साइड नहीं बता रहे हैं, है ना। कुछ गवर्नमेंट स्कीम है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका निगेटिव भी है, उसको भी अपने को कवर करते हुए चलना है जिससे कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन मिल सके। क्लियर है। इन अ सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक अलाइन योर आंसर विथ अ नेशनल इंटरेस्ट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर, वो डिफेंस एग्ज़ाम है तो सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक तो आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या करना, जब भी लिखोगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे किसको, नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है, एक समझ आया ये चीज़। सिक्योरिटी रिलेटेड चाहे नेशनलिज्म का बात कर लो, मार्क्सिज्म का बात कर लो, जितना भी ये नक्सलाइड हो रहे हैं उससे बात कर लो, तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा तो सबसे पहले अपने को कंसीडर करना है वो है नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है। चलो अगला देखना है कि कीप लैंग्वेज सिंपल एट इफेक्टिव। जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके उतना ही रखना है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना है, प्रिसीज और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना है। इतना हाई फाई लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने को जस्ट अपना ओपिनियन बताना है, एक आंसर लिखना है ना। तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज का कंपटीशन नहीं हो रहा है कि जो जितना ज़्यादा अच्छा जो हार्ड लैंग्वेज लिखेगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसे नहीं। वहाँ पे अपने को फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल ही लैंग्वेज यहाँ पे रखना है। हो सके तो अवॉइड करना कि स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर ना हो, है ना। इसके लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो हो सके तो रिड्यूस करना ग्रामर जितना भी मिस्टेक्स हो रहे हैं या फिर स्पेलिंग एरर हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, हर दिन डेली इसमें टेलीग्राम चैनल में एक वोकैबुलरी बूस्टर करके और एक कॉम्प्रीहेंशन का डेली सीरीज़ चलते हैं जो मॉर्निंग में अपलोड हो जाते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो डेली अपलोड हो रहा है। अगला देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कि अलोकेट कर सकते हो कि 5-7 मिनट फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, स्ट्रक्चरिंग, फिर 25 to 30 मिनट में आंसर को पूरा कवर कर सकते हो। ये अपने हिसाब से करना है ना। कितना स्पीड है ये अपने ऊपर डिपेंड करने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है, लेकिन इसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कितना टाइम हम अलोकेट करेंगे किस चीज़ के लिए। प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। अभी बताया कि जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हो सके तो एनालाइज करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या सोसाइटल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, है ना, कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब एनालाइज करोगे PYQ को, तब समझ आ जाएगा। तब समझ आएगा कि कहाँ से एक्चुअली जो UPSC है और कौन से डायमेंशन से, डायमेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से डायमेंशन से UPSC जो है क्वेश्चन को पूछ रही है। तो यहाँ से ये सब क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ अपने को माइंड में ये लेके चलना है, क्या UPSC हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आंसर तो लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, जितना भी पेपर 2 एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सब आंसर ही राइटिंग करते हैं, लेकिन अपने को ऐसा क्या लिखना है और UPSC हमसे ऐसा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने को मार्क्स जो है ज़्यादा फेच कर सके। तो ये देखते हैं कि डाइवर्सिफाई को, किसका, कंटेंट को, कि आप लोग कंटेंट को कितना डाइवर्सिफाई तक लेके जा रहे हो, है ना। कौन से पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, सिक्योरिटी, है ना, टेक्नोलॉजिकल, हर एक फील्ड में कितना डाइवर्सिफाई तक उस टॉपिक को एक्सटेंड कर पा रहे हो, ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहे हैं। क्लियर है। फिर फोकस करना है किस में, टॉपिक में, है ना। कोई भी टॉपिक दे रहा है, जैसे कि इकोनॉमी के ऊपर टॉपिक आ रहा है तो हम लिख लें, स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के ऊपर। ये होता है कब होता है, जब प्रेशर रहता है। एग्ज़ाम में बैठोगे तो प्रेशर रहता है, पूछ रहे हैं इकोनॉमी का, हम लोग लिख रहे हैं क्या, पॉलिटी का। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, कि जो टॉपिक पूछा गया है उसी के रेस्पेक्ट से अपने को आंसर राइटिंग करना है, न कि इधर उधर भटकना है ना। तो बेस्ट तरीका ये रहेगा, जैसे कि 2-3 लाइन लिखे, या फिर मान लो 5 लाइन लिख रहे हो, या फिर एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार रीड करो, फिर एक पैराग्राफ लिखे, फिर एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ऐसे करके टॉपिक को बार बार रीड करोगे तो भटकने का जो चांस है वो बहुत मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है। वहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, डेप्थ चाहिए, और यहाँ पे लैंग्वेज का जो है सिंप्लिसिटी चाहिए, है ना, जो एक्सपेक्ट करते हैं। फिर प्रोवाइडिंग एविडेंस, जैसे कि आपने कुछ बोला
है ना। जैसे कि जो एक जो है एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि यूके में जो उत्तराखंड है यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं। तो कहाँ से पता चला फ्लड ज़्यादा आते हैं, इसका एविडेंस तो दो। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जो उत्तराखंड है यहाँ पे ईयरली 2.9 जो % है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कहाँ से लाए ये जो डाटा है 2.9 जो लिखे हो यहाँ पे उत्तराखंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू फ्लडिंग, कहाँ से लाए, कौन दिया है इस डाटा को। तो इसका एक रेफरेंस जो है यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई से भी डाटा यहाँ पे डाल दो तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो उसका एक एविडेंस प्रूफ के साथ यहाँ पे देना कंपलसरी है। अगर दे रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। चलो फिर अब जो आंसर राइटिंग करोगे, अब तो यहाँ तक समझ गए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है ये सब चीज़ को। तो जब भी आंसर राइटिंग करने एग्ज़ाम में बैठोगे तो 4 स्टेप अपने को फॉलो करना है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो टॉपिक को सिलेक्ट करो कि कौन से टॉपिक में हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स में हम लोग ऐसे को पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो टॉपिक है वो है सिलेक्ट करना है वाइजली कि कौन से टॉपिक में हम लोग जो है कंफर्टेबल हैं, कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं है। सेकंड क्या करोगे, डिकोड करोगे ऐसे को। कैसे डिकोड करोगे, देखो यहीं पे ऐसे को देखते हैं कैसे डिकोड करोगे। देखो एक सेकेंड, इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर अगला देखते हैं। तो देखो अब कैसे अपने को डिकोड करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है बी नंबर में ग्लोबल पीस का और किसका, नेशनल डिफेंस बजट का। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। कौन कौन सा, एक है ग्लोबल पीस के रेस्पेक्ट में लेना है और दूसरा कौन सा, नेशनल डिफेंस बजट के रेस्पेक्ट में। तो इसको तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। ये सब कैसे डिकोड होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा। और अभी हम लोग क्या है आंसर राइटिंग करने वाले हैं, है ना। एक सैम्पल आंसर राइटिंग उसको देखोगे तो वहाँ से भी समझ आ जाएगा। क्लियर है चीज़। और अगर डिकोडिंग कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल इकोनॉमी, तो डिजिटल इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटी भी देखना है, फिर उसका चैलेंजेस भी लिखना है। ये क्वेश्चन में तो क्लियर है, ये तो सिंपल ऐसे है ना। सिंपल ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल इकोनॉमी, उसका अपॉर्चुनिटी और उसका चैलेंजेस, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को जो क्वेश्चन है उसको डिकोड करते हुए सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, डिकोड तो हो गया, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अपने पॉइंट को, जितना भी पॉइंट है उस रिलेटेड से, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी है तो डिजिटल इकोनॉमी से जितना भी पॉइंट है, पहले इंट्रोडक्शन देखोगे, फिर बॉडी देखोगे, फिर कंक्लूजन देखोगे। तो सब में अपने पॉइंट को क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे कि इसके बाद ये लिखूँगा, इसके बाद ये लिखूँगी, जैसे भी हो उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो 4 स्टेप अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर हो सके तो रफ शीट लिख सकते हो, पीछे साइड जो रफ शीट दिया रहता है उसमें अपने पॉइंट को लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे 1 2 3 करके अपना पॉइंट को, है ना, एक जो की वर्ड रहेगा उसको कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा करके अपने से लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ मेथड देख लेते हैं कि कैसे आप लोग जो है ऐसे को यहाँ पे लिखोगे, है ना। यहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक जो फर्स्ट मेथड है वो है प्रो और कॉन्स का। कैसे, इसको कैसे लिखोगे, विथ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो इसमें प्रो और कॉन्स में कैसे लिखोगे कि कोई भी ऐसे दिया रहेगा उसका हम लोग एक बार में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइड लिख लेंगे और दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, निगेटिव साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रो और कॉन्स मेथड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये एक ऐसे एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस मेथड से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मेथड समझ रहे हैं। टोटल अभी 4 मेथड हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और कोई भी मेथड से, जो चारों मेथड रहेगा उसमें से एक मेथड लिख सकते हो, मतलब कोई भी आंसर। तो देखो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया है तो प्रो और कॉन्स मेथड से ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं, क्या लिख सकते हो इसमें, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पॉजिटिव साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, है ना, ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो सोशल मीडिया है उससे क्या है, कम्युनिकेशन करने में ईजी हो सकता है, ऐसे इसको लिख सकते हो। ये मैं पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसे में पॉइंट फॉर्म में लिखना नहीं है, वहाँ तो पैराग्राफ
पैराग्राफ फॉर्म में लिखना जरूरी है वहाँ पे, ठीक है, तभी तो ऐसे कहलाएगा। तो पॉजिटिव साइड में पहला लिख सकते हैं कि ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। सोशल मीडिया की वजह से क्या है, ग्लोबल अवेयरनेस है ना, हर चीज़ हम जान सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर समझोगे तो एक्सेसिबिलिटी है किसका, एजुकेशन का यहाँ पे हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल रहा है। तो ये तो पॉजिटिव साइड लिख सकते हो। फिर इसी का निगेटिव साइड में क्या क्या लिख सकते हो, अगर निगेटिव साइड पूछ रहा है तो कैसे लिख सकते हो, मेंटल हेल्थ इशू, ये पहला है मेंटल हेल्थ का, ठीक है, पहला आ रहा है कि मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है इसके वजह से जो सोशल मीडिया है ना। फिर फिज़िकल इशू भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, फिज़िकल इशू। और क्या, सोशल मीडिया की वजह से एक चीज़ और यहाँ पे बोल सकते हैं, फेक न्यूज़ जो ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, फेक न्यूज़। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रो और कॉन्स जो मेथड है इसमें से हम लोग पॉजिटिव साइड लिख लो एक बार में, और एक साइड क्या है निगेटिव साइड लिख लो। तो इस तरीके से पूरा ऐसे को कवर कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट मेथड की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो देखो दूसरा मेथड है कि डायमेंशनिंग कर सकते हो कंटेंट को। कैसे डायमेंशनिंग करोगे, तो जैसे कि हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइड, कोई भी अगर टॉपिक हो उसमें पॉलिटिकल व्यू दे सकते हैं, इकोनॉमिकल व्यू दे सकते हैं, है ना, इकोनॉमिकल के साथ सोशल व्यू दे सकते हैं। ये पूरा क्या है डायमेंशन है, इस डायमेंशन में हम लोग कवर कर सकते हैं। चाहे टेक्नोलॉजिकल साइड को हम लोग कवर कर सकते हैं, लीगल साइड कवर कर सकते हैं, है ना, इन्वायरमेंट साइड कवर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है साइड है ना, जिससे हम लोग यहाँ पे ऐसे को प्रॉपर कवर कर सकते हैं। जैसे कि पहला पैराग्राफ में लिखे पॉलिटिकल व्यू दे दिए, सेकंड पैराग्राफ में इकोनॉमिकल व्यू दे दिए, थर्ड पैराग्राफ में सोसाइटल व्यू दे रहे हैं, है ना, फोर्थ में टेक्नोलॉजिकल साइड दे रहे हैं। तो इस तरीके से अपने को कवर करना है। ये एक सेकेंड मेथड है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल है इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स में। तो इसमें अगर पॉलिटिकल साइड में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ये अपने को यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना, ये सब डायमेंशन है। तो इसको कैसे लिख सकते हो अगर पॉलिटिकल साइड में लिखना हो तो, जैसे कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑन एआई ऑन जॉब्स में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये एक साइड हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, एआई का रेगुलेशन इशू, है ना, एआई का रेगुलेशन करना है यहाँ पे, एक पॉलिटिकल साइड हो गया। फिर हम लोग क्या है इकोनॉमिक साइड क्या दे सकते हैं, लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब हो रहे हैं, ये एक इकोनॉमिक साइड दे सकते हो। सेम सोसाइटल साइड क्या क्या दे सकते हो, क्राइम रेट जो है यहाँ से क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, क्राइम रेट इंक्रीजिंग। तो ये कुछ साइड हैं जिसे हम लोग यूज़ करके अपने आंसर को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो रहा सेकंड टाइप, जिससे हम लोग अपने आंसर को क्या है पूरा फॉर्मेट में और स्ट्रक्चरली वे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट है यूजिंग WH फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, WH फैमिली को यूज़ करते हुए हमें पूरे जो ऐसे हैं उसको लिखना है। WH में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हु हो गया, फिर वाट हो गया, वेन हो गया, फिर हो गया वाई, हाउ, वेयर। तो ये सब WH फैमिली है, इसको यूज़ करके पहले हु में कौन है ना, वाट में क्या हुआ, फिर वाई में ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे यूज़ करके हम लोग आंसर को एक स्ट्रक्चरली फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए, जैसे कि रोल ऑफ CAPF इन इंश्योरिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, ये अगर एग्ज़ाम में आया हुआ है, सपोज़ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसको कैसे हैंडल करोगे। तो हु में कैसे लिख सकते हो इसको, है ना। तो हु में कैसे लिख सकते हैं, हु आर CAPF, है ना, हु आर CAPF, या फिर इसका जो रोल है वो क्या है, ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद वाट में क्या लिख सकते हो, वाट में क्या लिख सकते हो, वाट इज़ रोल, है ना, उसका क्या क्या रोल है। वाट इज़ कॉज के रेस्पेक्ट में क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। वाट कैन बी डन टू सॉल्व इट, है ना, सॉल्विंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं।
क्या करें जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ऐसे जो WH फैमिली को यूज़ करते हुए हम लोग इफ़ेक्टिवली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हु है, तो हु में है ना अभी बताया कि क्या रोल लिख सकते हो, वाट में भी क्या लिख सकते हो, उसका कॉज क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम हाउ में क्या लिख सकते हो, है ना, हाउ टू सिक्योर द बॉर्डर। ऐसे करके WH फैमिली को क्वेश्चन पूछते पूछते अपने को यहाँ पे सॉल्व करते चले जाना है। बताओ इतना तक कुछ डाउट हुआ क्या? ये मेथड समझ रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। उसके बाद रूल जो थ्री रूल्स हैं उसके बेस्ड में अपने को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलिए इसको भी देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो देखो जो 3 रूल हैं उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे वाई इट मैटर, ठीक है, वाई इट मैटर्स, ये एक पॉइंट है, इसको कवर करेंगे। सेकंड में डायरेक्टली आ जाएंगे चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस को, फिर उसके बाद फ्यूचर को, ठीक है, व्हाट इज़ मैटर, है ना, उसका चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, फिर फ्यूचर डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे चैलेंजेस के पहले उसका कुछ अगर अचीवमेंट है तो उसको डिस्कस कर सकते हो, है ना, कुछ रिवार्ड मिला हुआ हो, कि कुछ अवार्ड मिला हुआ हो, या फिर कुछ अचीवमेंट हो गया, कुछ बड़ा अचीव किए हो, है ना, उसका पॉजिटिव जो साइड है उसको यहाँ पे कवर कर सकते हो, फिर चैलेंजेस में आ सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये एक है, तो क्यों मैटर करता है ये, ऐसा लिख सकते हो, है ना, क्यों मैटर करेगा, साइंटिफिक डिस्कवरी होगा, है ना, टेक्नोलॉजिकल एज होगा, और टेक्नोलॉजिकल में क्या होगा, ग्रोथ होगा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट होगा जो इमेज बेस्ड, है ना, जो सेंसर बेस्ड इमेज बना सकेंगे, समझ रहे हो। तो इस टाइप से लिख सकते हो। लेकिन स्पेस बेस्ड से चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना, क्या उसका अचीवमेंट है, फिर उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो इस तरीके से हमें आंसर यहाँ पे फ्रेम करते हुए चलना है। क्लियर है? चलो यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि जैसे कि 2 पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे, है ना, 2 पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो कुछ कुछ कनेक्टिंग वर्ड हैं जिसे अपने को याद रखना है। जैसे कि एंड है, तो एंड के बदले और क्या क्या लिख सकते हो, अलॉन्ग विथ, आल्सो। ये कैसे अप्लाई होगा आगे जो सैम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे ना उसमें देखते हैं कि कैसे ये चीज़ अप्लाई होने वाला है। तो इसको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना है और इसको यूज़ करना है अपने आंसर राइटिंग में। जैसे समरी है, तो जब समरी दोगे तो क्या दे सकते हो क्या समरी दे सकते हो, तो लिख सकते हैं इन कंक्लूजन, ऐसे करके, टू रिकैप, या फिर ओवरऑल, या फिर ऑन द होल। इस तरीके से समरी में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे कि बिकॉज लिख रहे हो, बिकॉज वाले अगर सेंटेंस आ रहा है तो उसमें से ये कुछ वर्ड हैं, इसको हम लोग एज ए कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ जैसे पॉइंट आ गया उसमें हमें ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं, ज़्यादा जोर देना है उसमें, तो क्या लिख सकते हो, अबाउट ऑल, स्पेशली, इन पर्टिकुलर, इंडीड। तो ये कुछ वर्ड हैं जिसे हम लोग एज ए कनेक्टर वर्ड की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लास का PDF जो है, स्लाइड जो है, इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। फिर लाइक है तो लाइक, या फिर अनलाइक है, तो ये कुछ वर्ड है, इसको याद रखना है। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत आया, समझ आ रहा है कि ऐसे को कैसे लिख सकते हो, है ना। कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग किसमें, सैम्पल ऐसे की तरफ, कि कैसे हम लोग एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये जो लिए गए हैं ये 2024 का ही क्वेश्चन है ना, जो अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो अब देखो कि इसमें हम लोग ऐसे लिख कैसे सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो करोगे, इसको नहीं लिखना है ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसको नहीं लिखना है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखो, द डिजिटल इकोनॉमी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंडक्ट बिजनेस, कम्युनिकेट एंड लिव आवर लाइव्स। तो ये क्या हो गया, 2 लाइन में, और जो इंट्रो लिखोगे जस्ट 2 या 3 लाइन में ही कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 2 या 3 लाइन में। अब एक डाउट यहाँ पे आएगा कि इंट्रो में लिखे क्या क्या, है ना। यहाँ पे एक डाउट आएगा कि इंट्रो में लिखे क्या।
या तो स्टार्ट कर सकते हो डेफिनेशन से, है ना, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो इंट्रो को, या फिर कुछ कोटेशन है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ कोट है ना, या फिर कुछ अगर जजमेंट है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कुछ डाटा है अपने पास प्रेजेंट है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई जो क्वेश्चन आया हुआ है अगर वे न्यूज़ में है तो कुछ न्यूज़ देख के वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये पहला देख लो अब, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये हैं। तो सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं। द डिजिटल इकोनॉमी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड इन अ वे वी कंडक्ट बिजनेस, कम्युनिकेट एंड लिव आवर लाइफ, ठीक है। ये हो गया, ये तो इंट्रो का बात हो गया। अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है जो है बॉडी। देखो, रूटेड इन द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस सेक्टर, इट प्रेजेंट न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो ब्रिंग इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस दैट नीड केयरफुल कंसिडरेशन। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या किया, इस पैराग्राफ में हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि आगे जो है ऐसे हैं वो कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। कैसे दिया है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है और एक चैलेंजेस दिया है। तो यही दोनों के बीच में ये जो पूरा ऐसे हैं वो इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, ठीक है। एक तो जो 2-3 लाइन में है उस पूरे जो बॉडी में जो डिस्कस करने वाले हैं उसका यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। देखो, वन ऑफ द फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटीज़, अब इस पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा अपॉर्चुनिटीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू तो मिल गया, जनरल ओवरव्यू इस बॉडी के रेस्पेक्ट से। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं ओवरव्यू से, सॉरी अपॉर्चुनिटी से। तो देखो, वन ऑफ द फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इज़ द एक्सपांसन ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज। दिस ग्रोथ हैज़ एम्पावर स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर। देखो, इसका बेनिफिट हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के साथ इसका बेनिफिट बताते चले जा रहे हैं, है ना, कि स्मॉल बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को क्या करेगा, एम्पावर करेगा टू रीच ग्लोबल मार्केट, ड्रास्टिकली लोअरिंग, है ना, एंट्री बैरियर। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड क्लाउड सर्विस हैज़ अलाउ बिजनेस टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो क्या हो गया, ये पूरा अपॉर्चुनिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है खुद ही बोला है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का और चैलेंजेस का, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से अपने को आंसर जो है फ्रेम करना है। इसलिए तो पहले ही बताया गया था कि सबसे पहले क्या है, आंसर को फ्रेम करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, फिर पॉइंट लिखना है, उससे पॉइंट अपने माइंड में सोचना है, इसलिए उस पॉइंट को बताया गया था, ठीक है। अब सेकंड देखो, अब क्या है, इसको हमें क्या है, पैराग्राफ हो गया, इस पैराग्राफ को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कनेक्टर यूज़ किए हैं, वो है एडिशनली। ये एडिशनली कैसे पता चला, कुछ कनेक्टर जो हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार कंसिडर करना, क्योंकि जितना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे कनेक्टर अगर सही प्लेस में लगा है तो जो पैराग्राफ है पूरा कनेक्ट हो जाएगा, एक फ्लो में आ जाएगा। तो जब एग्जामिनर आपका आंसर अगर पढ़ता है ना, एग्जामिनर अगर आंसर पढ़ता नहीं, पढ़ेगा ही आंसर को, तो एक फ़्लो बने रहेगा। जैसे फ़्लो में पढ़ते चले जाएंगे तो फिर क्या है, मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांस है, जो ज़्यादा मार्क्स है उसको फेच करने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एडिशनली जो है क्या है, यहाँ पे कनेक्टर हैं, ठीक है। तो एडिशनली द डिजिटल इकोनॉमी हैज़ ड्रिवन जॉब क्रिएशन इन फील्ड लाइक डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विथ रिमोट वर्क गेनिंग प्रोमिनेंस। इंडिविजुअल आर नो लॉन्गर लिमिटेड बाय जियोग्राफी, है ना, क्रिएटिंग अ मोर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स वर्क फोर्स। तो ये क्या है, एक पूरा क्या बता रहे हैं, इसका अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, इसका बेनिफिट को बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ख़त्म हो गया पैराग्राफ तक। अब दूसरा पैराग्राफ में आना है, तो यहाँ भी क्या है, एक कनेक्टिंग यूज़ करना है, कनेक्टर यूज़ करना है। तो कौन सा कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया, देखो, अनदर की बेनिफिट, कनेक्टर हो गया, और ये एक फ्लो बन गया। क्या, देखो पढ़ के देखो, इंडिविजुअल आर नो लॉन्गर लिमिटेड बाय जियोग्राफी, क्रिएटिंग अ मोर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स वर्कफोर्स। अनदर की बेनिफिट इज इम्प्रूव इफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन,
डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ फॉर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डाटा प्रोसेसिंग, रिड्यूसिंग एरर एंड इन्हेंसिंग डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, चल रहा है, पूरा अपॉर्चुनिटी उसका बेनिफिट है वो बताते चले आ रहे हैं। यहाँ पे बीच में क्या जोड़ दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल। क्यों जोड़ा गया है कि जितना इन्होंने बताया कि चाहे रिमोट वर्क गेनिंग प्रोमिनेंस हो गया, जियोग्राफी का कोई बैरियर नहीं है ना, हर सेक्टर में ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी ला रहे हैं। तो क्यों ला रहे हैं, मतलब उसका क्या बोल सकते हैं, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है। ये तो बोल रहे हो कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट तो दो, सपोर्टिंग में कुछ एग्जाम्पल तो दो। तो एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे जो एविडेंस देने के लिए एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे कि टेलीमेडिसिन एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड प्रोवाइड पेशेंट विथ टाइमली सर्विस एंड हेल्प डॉक्टर मेक वेल इन्फॉर्म्ड ट्रीटमेंट डिसीजन। ये तो ये वाले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप लोग एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई डाटा है तो उसको लिख सकते हो, कोई स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम जो रन है उसको लिख सकते हो, कोई उससे रिलेटेड न्यूज़ आया है ना, कोई एजेंसी के द्वारा कुछ रेटिंग दिए गए हैं, तो ऐसा जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर कुछ एजेंसी से रिलेटेड हो, उसको आप लोग कोट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है हेल्थ केयर के रेस्पेक्ट से। समझ आ रहा है। अगला सिमिलरली, इसको जो पैराग्राफ है यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज़ किए यहाँ पे, कौन सा, सिमिलरली को। सिमिलरली इन एजुकेशन डिजिटल टूल प्रोवाइड स्टूडेंट विथ वेल्थ ऑफ रिसोर्स मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। ठीक है, अब क्या आ रहे हैं देखो, हाउएवर जैसा कनेक्टर यूज़ करोगे वो वही फ्लो में जो ऐसे हैं वो चला जाएगा, इसलिए जो फ्लो है उसी टाइप का ही कनेक्टर यूज़ करना है, कुछ भी कनेक्टर यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, हाउएवर द डिजिटल इकोनॉमी आल्सो पोजेस सेवरल चैलेंजेस। पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी का बात किए हैं, अब डायरेक्ट चैलेंजेस का बात किए हैं। तो देखो ये जो ऐसे हैं टू द पॉइंट लिखा हुआ है, क्या टू द पॉइंट कैसे, देखो इन्होंने पूछा गया है अपॉर्चुनिटी बता दो और चैलेंजेस बता दो, तो क्लियर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो लिखना है, बॉडी में एक पार्ट में क्या लिखे हो अपॉर्चुनिटीज लिख दिए और सेकंड पार्ट में क्या लिख रहे हो उसका पूरा चैलेंजेस यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्रिटिकल इशू एज अ बिजनेस एंड गवर्नमेंट हैंडल सेंसिटिव पर्सनल डाटा, साइबर थ्रेट सच एज द बैकिंग एंड द डाटा breaches jeopardize this information, undermining trust in digital system, regulation and politics on data protection are still evolving, making it difficult to safeguard user effectively। तो क्या है इसका फ्लॉ बोल सकते हो या फिर इसका जो निगेटिव साइड है, इसका जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अब कंक्लूज़न में आते हैं। तो कंक्लूज़न कैसे होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग ये तो समझ गए कि बॉडी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं उस हिसाब से लिखना है, और कैसे ऐसे लिखना है अभी हम लोग समझे, कुछ मेथड समझे, चाहे प्रो कॉन्स मेथड हो, है ना, चाहे डायमेंशन मेथड हो। डायमेंशन में इस पैराग्राफ को अगर दूसरा क्वेश्चन रहता तो उसको जो मेथड से लिखना है उस मेथड से लिखेंगे जैसे मेथड जो है अप्लाई हो। ठीक है, चलो अब कंक्लूज़न कैसे लिखोगे, इतना तो समझ गए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, फिर कंक्लूज़न में आते हैं अब इसको कैसे लिखना है। तो कंक्लूज़न लिखोगे कैसे, एक जब भी एंडिंग करोगे कंक्लूज़न को तो एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया बताते हुए एंडिंग करना है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो जस्ट उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, वर्ड को मार्क करो मेरा, अगर कोई भी चैलेंजेस बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसका सॉल्यूशन देते हुए एंड करना। और जो कंक्लूज़न है ना, कंक्लूज़न है उसे पॉजिटिव में ही कंक्लूड करना है, निगेटिव में छोड़ नहीं देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन कंक्लूजन while the digital economy presents immense opportunity for innovation, inclusive economic growth, it is essential to address its challenges। देखो by investing in, देखो challenges हैं, challenges बता रहे हैं तो उसको जो गैप है, जो challenges हैं उसको fill कैसे करना है, उसको कम कैसे करना है, उसका यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं। by investing in cyber security, bridging the digital divide and establishing robust data policy जितना भी है, we can ensure that the benefit of the digital economy reach everyone, fostering a more resilient and inclusive global economy।
तो लास्ट लाइन को पढ़ो। यहाँ पे एक पॉजिटिव एंडिंग, फ्यूचरिस्टिक एंडिंग यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो इस तरीक़े से ओवरऑल जितना A to Z कैसे लिख सकते हो, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस लेक्चर में पूरा डिस्कस किए हैं। समझ आया? चलिए अब इसका जो स्लाइड है पूरा इस टेलीग्राम चैनल में, और कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सएप चैनल में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।